ब्राउनिंग टेस्ट का आधा रिएक्शन है, इसके पहले भी एक रिएक्शन होती है जिसमें हम NO3 नाइट्रेट आयन डालते हैं, बाकी ये हाफ रिएक्शन है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल माइंड्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था एलन नीट मेजर टेस्ट सीरीज का मेजर टेस्ट 2 पेपर था और इसमें 12th क्लास का पूरा सिलेबस पूछा गया था, जिसमें हमने बायोलॉजी एंड फिजिक्स का तो सोल्यूशन पहले ही दिया था। केमिस्ट्री का मैंने क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 56 तक डिस्कशन कर लिया था 10 क्वेश्चन का, और आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 में लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 57 से 67 का फास्ट डिस्कशन। अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है फिर भी डिस्कशन इतना अच्छा करूंगा कि आपको समझ में आएगा। तो टाइम खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। तो यहाँ पे पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पर ऑक्सी लिंकेज। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पर ऑक्सी लिंकेज बनता कब है या फिर होता क्या है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड को हम पर ऑक्सी लिंकेज कहते हैं। कब हम कैसे पहचानेंगे कब होता है? जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जब वो ज़्यादा आ जाती है, ग्रुप ऑक्सीडेशन जो मैक्सिमम ग्रुप किसी ग्रुप की, जैसे कि कार्बन फैमिली हो गई, नाइट्रोजन फैमिली हो गई, ऑक्सीजन फैमिली हो गई, तो इन किसी भी ग्रुप में जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आई मीन मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेंबर का नहीं हो सकता। लेकिन अगर ज़्यादा आ रही है किसी कंपाउंड में तो मतलब कि वहाँ पर क्या रहा होगा? पर ऑक्सी लिंकेज रहा होगा। तो जैसे कि बात करते हैं H2SO8 की, तो ये पी ब्लॉक ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर का क्वेश्चन है। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर पी ब्लॉक में आप पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो किसी ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होता है, कैसे निकालेंगे? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसके किसी एलिमेंट में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं 8O16 होता है, देन 1S2 2S2 2P4 होता है। तो 2P4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 2 6 है, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन फैमिली का 2 होगा। सल्फर भी ऑक्सीजन फैमिली का आता है। तो यहाँ से अगर ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं H2SO8 का, तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो +7 आता है, जो कि मैक्सिमम से भी ज़्यादा है। मैक्सिमम इसका +6 हो सकता है। इसके फैमिली में ऑक्सीजन फैमिली में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6 हो सकता है, लेकिन H2SO8 में +7 आ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सी लिंकेज होगा, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख भी रहे हैं। इसीलिए देखने में तो +7 लग रहा है लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर ऑक्सी लिंकेज है। तो -2 -2 -1 यानी कि 2 2 4 1 5 और 1 6, यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही है ड्यू टू दीज पर ऑक्सी लिंकेज। तो यानी कि मैक्सिमम आ रहा है ऐसे कैलकुलेशन पे, लेकिन इसको मेंटेन करना है, जो मैक्सिमम है उससे मेंटेन करना है, मैक्सिमम से ज़्यादा हो नहीं सकता, इसीलिए पर ऑक्सी लिंकेज यहाँ पर बन जाता है। और ऑक्सीजन स्टेट निकालना तो आपको पता ही होगा। किसी मॉलिक्यूल का टोटल 0 है चार्ज, तो यहाँ पे हाइड्रोजन +2 में +1 +1 2 हाइड्रोजन है तो +2, एंड इसको 2x मान लेंगे क्योंकि 2 सल्फर है 2x, एंड ऑक्सीजन -2 में है तो 8 2 16 -16 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि जिसको नॉर्मल कुछ भी नहीं आ रहा है, इस समय कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, फिर भी मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और अगर आपको पहले से आता है तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, देन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन सेंट्रल एटम डज नॉट चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। सेंट्रल एटम कौन सा ऐसा कन्वर्जन है जिसमें सेंट्रल एटम अपने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता है? तो ये क्या है? कंडीशन कंपाउंड का प्रैक्टिकल जो पोर्शन होता है वहां से आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। Na2FeCN5NO सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। क्या है ये? Na2FeCN5NO सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। NO हमेशा +1 में होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, तब आप जाके Cn-1 में होता है, सोडियम +1 में होता है। देन आयरन +2 आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। प्लस Na2S यहाँ पर क्या है? S-2 है। S-2 का मतलब सल्फाइड है। तो ये टेस्ट है किसका? सल्फाइड आयन का टेस्ट होता है, जो आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर में प्रैक्टिकल में आप पढ़ते हैं। टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन है। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनता है वो वायलेट कलर का कंपाउंड बनता है। तो जब हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में Na2S डालते हैं या फिर कोई साल्ट डालते हैं जिसमें S-2 में होता है, यानी कि सल्फाइड आयन प्रेजेंट होता है, वो वायलेट कलर देता है। ये कंफर्मेशन टेस्ट होता है। तो यहाँ पे जब वायलेट कलर का कंपाउंड बनता है, कैलकुलेशन ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे आप इसका, तो NOS भी +1 में होता है। तो यहाँ से आयरन भी +2 में ही आता है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी चेंज नहीं हुआ है। क्या बोला? डज नॉट चेंज, तो पहला आंसर जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है CuSO4 प्लस पोटेशियम आयोडाइड में जब डालते हैं देन Cu2I2 बनता है, तो +2 से +1 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। ये बोला है डज नॉट चेंज। तीसरा FeCl3 Fe+3 में है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं, FeCl2 + I2 बनता है, आयरन +2 में चला जाता है। सो क्या हो रहा है? यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल आइटम का चेंज हो रहा है। दिस इज द ब्राउन रिंग टेस्ट है। जब FeSO4 में हम NO डालते हैं तो क्या बनता है? FeH2O5NO एंड SO4 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आयरन +2 से +1 में जा रहा होता है। ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन +1 में होता है, तो FeH2O5NO SO4 ये क्या है? ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? +2 से +1 में जा रहा है। हाँ, चूंकि ये ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स ब्राउनिंग टेस्ट का आधा रिएक्शन है, इसके पहले भी एक रिएक्शन होती है जिसमें हम NO3 नाइट्रेट आयन डालते हैं, बाकी ये हाफ रिएक्शन है। तो यहाँ पर भी बहरहाल क्या चेंज हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो द लेक टेस्ट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ, लेक टेस्ट आपको याद होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे साल्ट एनालिसिस में। लेक टेस्ट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम प्लस 3, जब एल्युमिनियम प्लस 3 में हम NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl तो AlOH थ्राइस बनता है, AlOH होल थ्राइस बनता है, प्लस 3 अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। ये AlOH होल थ्राइस जो PPT है ये व्हाइट PPT होती है, ये व्हाइट होती है, लेकिन जब इसमें हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो ये जो है ब्लू लेक का फॉर्मेशन करती है। क्या इसका फॉर्मेशन? ब्लू लेक का फॉर्मेशन करती है। ये अपने सतह के ऊपर जो है एडजॉर्ब करा लेती है ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को, तो ये ब्लू कलर का लेक यानी कि ब्लू कलर के तालाब की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसे लेक टेस्ट भी कहा जाता है। एंड एल्युमिनियम प्लस 3 का प्रेजेंस ये कंफर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 60 डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो बोला है K2MnO4 एंड KMnO4 कलर्ड ड्यू टू DD ट्रांजिशन। तो सबसे पहले कंपाउंड जो कलर होते हैं क्यों होते हैं, जो हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में जो कोई कलर का रीजन क्या है, तो दो रीजन होते हैं। पहला DD ट्रांजिशन यानी कि डी मतलब कि डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, देन वो एक्साइट होकर दूसरे ऑर्बिटल में जाता है, फिर एनर्जी लूज करता है, फोटॉन निकलता है तो ग्राउंड स्टेट में आता है, देन कलर शो होता है। दूसरा रीजन चार्ज ट्रांसफर, चार्ज कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर होता है, तो चार्ज ट्रांसफर होता है यहाँ पर LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, इसके वजह से भी जो है कलर आता है। तो K2MnO4 की बात करें, देन 4 दूना 8 में से 2 गया 6 यानी कि +6 हो रहा है यहाँ पर, एंड +6 में D1 होगा। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 25 मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 +6 जब 4 18 ये आर्गन हो गया इंटू NsN-1D Np, तो जहाँ पे यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो D1 आता है, D1 आता है, यानी कि यहाँ पर यानी कि K2MnO4 में D1 है, यानी कि D में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि DD ट्रांजिशन हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हो सकता है, इसकी वजह से कलर आ सकता है। और यहीं जब हम KMnO4 की बात करते हैं देन ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक तो 4s0 3d0 यानी कि 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, D0 होता है। जब D0 होगा तो DD ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, DD ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, देन DD ट्रांजिशन की वजह से इसमें तो कलर नहीं आएगा, इसमें आ सकता है ठीक है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। इसमें कलर ये भी इसमें लेकिन कलर आता है, किसकी वजह से आता है, इसमें चार्ज ट्रांसफर के थ्रू आता है। चार्ज ट्रांसफर कहाँ से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड जो है मेटल को अपना लोन पेयर देने लगता है एंड फिर वापस लेता है, इससे चार्ज ट्रांसफर होता है, इससे कलर शो होता है। तो मेन इसमें तो कलर चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है, इसमें कलर DD ट्रांजिशन की वजह से भी होता है, लेकिन मेनली चार्ज ट्रांसफर की वजह से ही इसमें भी होता है। बहरहाल इसमें एक में भी अगर DD ट्रांजिशन से नहीं हो रहा है देन हम इस स्टेटमेंट को गलत मानेंगे। इनकरेक्ट क्या है, पहला इनकरेक्ट हो गया, क्या हो गया, पहला इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी, इन बेसिक मीडियम V2O4 फॉर्म्स VO2 पॉजिटिव। तो VO2O4 जो VO2 पॉजिटिव बनाता है ये बेसिक मीडियम में नहीं एसिडिक मीडियम में बनाता है। एंड इन सब चीज़ों को जो बेसिक चीज़ें जब आप चैप्टर पढ़ेंगे देन क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है तो वहाँ से बेसिक चीज़ें धीरे धीरे याद हो जाती हैं जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो बेसिक मीडियम में नहीं एसिडिक मीडियम में V2O4 VO2 पॉजिटिव बनाता है। एंड VO2O4 जो है बेसिक मीडियम में V2O4 स्टेबल होता है, क्या होता है, अधिकतर स्टेबल होता है, रिएक्शन कम करता है बेसिक मीडियम में। वहीं बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये भी गलत हो गया, यानी कि ए एंड बी इनकरेक्ट है। वहीं उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स एलॉय ड्यू टू देयर कंपेरेबल साइज। बिल्कुल ट्रांजिशन एलिमेंट एलॉय बनाते हैं क्योंकि उनका जो साइज होता है वो 15% के रेंज में होता है, यानी कि साइज किसी का 15% बड़ा है, किसी का 15% छोटा है, मतलब कंपेरेबल साइज के होते हैं तभी एलॉय बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे की जगह पे फिट हो जाते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड इन 3D सीरीज आयरन मैग्नीज कोबाल्ट ये मिक्स ऑक्साइड बनाते हैं, बिल्कुल, यानी कि दो ऑक्साइड मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि Fe2O3 बनता है, इसमें FeO डॉट FeO2 रहता है। तो ऐसे ऐसे कंपाउंड यानी कि मिक्स, एक ऑक्साइड दूसरा ऑक्साइड दोनों मिक्स होकर Fe2O3 बना लिए, तो इसे मिक्स ऑक्साइड कहा जाता है। ऐसे कंपाउंड ये बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इनकरेक्ट क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ ऑप्शन नंबर 4। हाँ, अगर वीडियो में कुछ कमी है या फिर कोई इम्प्रूवमेंट का एरिया है, यानी कि वीडियो में कुछ और चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं, एक्सप्लेनेशन कुछ और बेहतर किया जा सकता है, तो आपके पास कोई सुझाव है देन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड हाँ, अगर आपको किसी का डाउट कमेंट बॉक्स में दिखता है देन आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं अगर आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। फॉर टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या बोला, फॉर टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग सेम कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B एट T इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। यूज द डाटा गिवन बिलो टू कैलकुलेट द टेम्परेचर एट व्हिच बोथ रिएक्शन अकर एट सेम रेट। सेम रेट यानी कि K1 बराबर K2 बोल रहा है, सेम रेट का मतलब K1 बराबर K2 बोल रहा है। यूज द डाटा गिवन बिलो टू कैलकुलेट टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जब K1 बराबर K2 होगा। रिएक्शन 1 में K1 की वैल्यू दी गई है, रिएक्शन 2 में K2 की वैल्यू दी गई है। इक्वल कर दो K1 बराबर K2 यानी कि 10 टू पावर 16 इंटू E की पावर -3000 बाई T इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15
इंटू ई की पावर माइनस 2000/t। उसके बाद आप 10 पावर 15 10 पावर 16 कटेगा, यहाँ 10 बचेगा, ई की पावर माइनस 2000 अपन ई की पावर इसको नीचे ले जाएंगे अपन 3000 ई की पावर माइनस 3000/t। एंड ये जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 3000 हो जाएगा एंड गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, यानी कि ई की 3000/t माइनस 2000/t यानी कि ई की पावर 1000/t हो जाएगा। यहाँ से ln लेंगे, ln 10 इजिकल टू एंड ln m की पावर ln m की पावर n क्या होता है, n इजिकल n ln m की पावर क्या होता है, n log m होता है, यानी कि अगर बेस ई है तो n log m ऑन द बेस ई एंड बेस 10 है तो n log m ऑन द बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सेम यही चीज़ हुई है, हमने log लिया है इसका, तो ln 10 इजिकल टू ये क्या आ गया, इधर आगे आ गया 10,000/t एंड ln e की वैल्यू 1 होती है। ln 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2.303 log 10 की वैल्यू भी 1 होती है, यानी कि टेम्परेचर इजिकल टू 1000/2.303। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 434.22 केल्विन आता है। या फिर इसको आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बता दूं 1.25 अगर ये होता, क्या होता 1.25 होता तो इक्वल टू 0.4 रहता, यानी कि अगर 2.5 से कम 1.23 है, यानी कि 0.4 से थोड़ा बढ़ जाएगा, ये कम हुआ तो ये बढ़ेगा, यानी कि 4.4 से थोड़ा बढ़ेगा एंड 0.4 इंटू 1000 यानी कि 400 से थोड़ा बड़ा हुआ आएगा, यानी कि 434 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन थोड़ा सा है लेकिन आपने प्रैक्टिस की है देन आप बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, हो जाए द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आइडियल सोल्यूशन के बारे में। आइडियल सोल्यूशन कब बनता है, जब हमने दो कंपाउंड लिए ए एंड बी, उनको मिक्स कर दिया, ए बी बना लिए मिक्सचर। अब क्या हुआ, ए के बीच जो इंटरेक्शन फोर्स था, बी के जो बीच जो इंटरेक्शन फोर्स था वो लगभग बराबर है ए एंड बी के इंटरेक्शन फोर्स के, देन अट्रैक्शन फोर्स लगभग बराबर है सब में, देन डेल्टा मिक्सचर चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जब इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स बराबर है तो कोई दूसरे को ज़्यादा खींचेगा नहीं। अगर ए बी में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता तो ए बी के ज़्यादा करीब आते तो वॉल्यूम कम हो जाता, यानी कि एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते, एक दूसरे के पास आने लगते, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता तो वॉल्यूम कम हो जाता। अगर एक दूसरे ए एंड बी में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए एंड बी से ज़्यादा यानी कि कम होता, ए एंड बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए एंड बी से कम होता तो ये एक दूसरे से दूर जाते तो वॉल्यूम बढ़ जाता। ठीक है, लेकिन आइडियल के केस में क्या होता है, लगभग बराबर होता है, इसलिए चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, सही है। एंड आइडियल जो सोल्यूशन होता है वो राउट लॉ फॉलो करता है एंड कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। एंड पी ए इजिकल टू पी नॉट ए का ए, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है मिक्सचर में इजिकल टू जो फ्री स्टेट में ए का जो प्रेशर होता है इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट ए का ए। तो ये भी बात सही है, ये भी सही है। एंड डेल्टा एच मिक्सचर कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, कोई रिलीज नहीं हो रही है आइडियल केस में, तो ये भी सही है। इनकरेक्ट क्या है, डेल्टा एस मिक्सचर इजिकल टू 0। भाई ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेल्टा एस एंट्रोपी तो हमेशा इंक्रीज होती है किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, एंड ये कभी भी 0 तो हो ही नहीं सकता, कैन नेवर भी 0 फॉर मिक्सचर, किसी मिक्सचर के लिए तो 0 हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो इसमें पूछा गया है व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर के फॉर एफिशिएंसी एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू ICRT। आई क्या है, आई जो है इक्वल टू मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन मोल्स अपॉन आफ्टर बिफोर डिसोसिएशन, यानी कि फाइनल मोल अपॉन इनिशियल मोल, कब, आयनिक कंपाउंड के केस में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आर की वैल्यू क्या होती है। आर की वैल्यू होती है 0.081 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये 2 कैलोरी कैसे आया, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, तो 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होगा, यानी कि 8.314/4.2 यानी कि 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। एम आई राइट और एम आई राइट। उसके बाद बात करते हैं फार्मूले में, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई इक्वल टू आई की वैल्यू के फॉर एफिशिएंसी टूटेगा तो 4 के पॉजिटिव एंड एफिशिएंसी नेगेटिव बनाएगा, यानी कि 5 मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी कि 5 इनिशियल 1 था बटे 1 इजिकल टू सी कंसंट्रेशन 0.2 मोलर। ये रही कंसंट्रेशन कितना 0.2 मोलर दिया गया है, यानी कि 0.2 इंटू आर की वैल्यू 0.081 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, क्योंकि एटीएम में आया है 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन इंटू टी टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी कि 27 प्लस 273 300 केल्विन। तो यहाँ से अब कैलकुलेट करेंगे 24 एटीएम आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट। क्वेश्चन नंबर 64 कोलराउस लॉ से क्वेश्चन था, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी गई है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे फॉर सोडियम क्लोराइड HCl सोडियम एसिटेट इन वाटर एट 298 केल्विन और 128 42591 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट।
respectively. A solution of acetic acid shows an equivalent conductivity of 38.8 Siemens centimeter square per equivalent. What is the percent dissociation of acetic acid? इस एसिटिक एसिड का परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं डिसोसिएशन क्या होता है कोलराउस लॉ में. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. कोई मॉलिक्यूल टूट रहा है AX AY पॉजिटिव प्लस YB X निगेटिव में, यानी कि ये Y प्लस Y होगा, ये X माइनस X होगा यहाँ पे. तो X मॉलिक्यूल ये है ना, तो X A Y पॉजिटिव, Y मॉलिक्यूल अब B है तो Y B X निगेटिव. तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोल्स ऑफ A इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B. लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में मोल से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ B होता है. अब बात कर देते हैं इस इक्वेशन की जो इसने दिया है. क्या दिया है? CH3COOH प्लस NaCl. आप रेट कराएंगे CH3COONA प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है. देन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA प्लस HCl माइनस ये उधर जाएगा माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl. तो सब कुछ हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ली है. वैल्यू सबका रिस्पेक्टिव वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में. तो 91 425 माइनस का 128 पुट करेंगे 388 आएगा. यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन क्या गया 388. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए. अल्फा की वैल्यू क्या होती है? मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको दी गई है कितनी? 38.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर. 38.8 अपॉन 388 हमने जो कैलकुलेट की. अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0.1. अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0.1. परसेंटेज में निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 10% डिसोसिएशन हुआ है. आंसर नंबर 2. हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है आंसर की. अगर दिखाऊं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 64, तो यहाँ पर बेचारे ने थोड़ी गलती कर दी. मोलर कंडक्टिविटी इसने पुट किया है जो कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा. ठीक है, बाकी आंसर ठीक लाया है लेकिन टर्मिनोलॉजी गलत यूज की गई है. एंड पता नहीं यार, एलन वाले इतना पैसा लेते हैं 12,000 रुपये लीडर टेस्ट सीरीज के, और ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? 20-25 हज़ार बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इतना मिस्टेक. बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की. मैकेनिज्म ऑफ द हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2 प्लस B2 से 2AB बना है. इसने क्या बोला है कि अच्छा इसमें स्टेप्स दिए हैं. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना है. इसका मेथड क्या होता है? सबसे पहले जो मेन रिएक्शन है उसका आपने रेट लिखना है. R इक्वल टू रेट लॉ लिखना है. R इक्वल टू K A2 की पावर X B2 की पावर Y एंड X प्लस Y हमको कैलकुलेट करना है. बाकी बात करते हैं फास्ट रिएक्शन को भी छोड़ा. अभी स्लो रिएक्शन जो होती है ये क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन होती है. तो रेट इज इक्वल टू K A की पावर 1 हो जाएगी. जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही इसकी पावर हो जाती है 1 पावर 1 B2 की पावर Y 1. अब इसको स्लो रिएक्शन की जो स्लो रिएक्शन आपने लिखी है इसको जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके रेट लॉ इक्वेशन से कंपेयर कीजिए. कंपेयर करेंगे तो आपको B2 मिल रहा है. ठीक है, आपको A जो है मिल रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? A2. यानी कि हमें A को रिप्लेस करना है और यहाँ पर A2 लेके आना है. तो उसके लिए हमें दो फास्ट रिएक्शन दी गई हैं, जिसमें से हमें एक को चूज करना रहता है. उसको चूज करेंगे जिसमें ये वाला भी हो और ये वाला भी हो, यानी कि A भी हो A2 भी हो. इसमें A तो है लेकिन A2 नहीं है. इस फास्ट रिएक्शन में A भी है A2 भी है. तो इस फास्ट रिएक्शन के लिए हम K इक्विलिब्रियम लिखते हैं. K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड इज इक्वल टू प्रोडक्ट की पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है? A की पावर 1 B की A की पावर 1 A की पावर n यानी कि A का स्क्वायर बटा A2 की पावर 1. तो यहाँ से A का स्क्वायर बराबर K इक्विलिब्रियम इंटू A2 क्या आ गया? A का स्क्वायर बराबर K इक्विलिब्रियम इंटू A2, यानी कि A बराबर क्या आ जाएगा? K डैश की पावर हाफ A2 की पावर हाफ क्या हो जाएगी? A2 की पावर हाफ. तो यहाँ पे A की कंसंट्रेशन आप पुट कर देंगे. K डैश हो जाएगा, ये तो पूरा K हो जाएगा, कोई नया K आ जाएगा. एंड A2 की पावर हाफ इंटू B2 की पावर 1, यानी कि X की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 एंड Y की वैल्यू क्या आ गई? 1. अब 1/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.5. दैट इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ फार्मूले बता देता हूं. ln C0 बाई CT इक्वल टू KT एंड T हाफ इक्वल टू ln 2 बाई K इक्वल टू 0.693/K होता है. ठीक है, ये फार्मूला आपने देख लिया. अब उसके बाद हमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो रेट कांस्टेंट दिया है हमें 4.2 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स. यहाँ सेकंड इनवर्स से भी आपको पता चल जाएगा कि रेट कांस्टेंट के क्या बोलते हैं यूनिट से आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. कभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं दी है तो यूनिट से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. क्वेश्चन को और बढ़िया बनाने के लिए फर्स्ट ऑर्डर नहीं लिखेगा. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 0.4 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस 0.1 ग्राम विल बी. आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें
कोई कंपाउंड अगर एक्स इनिशियल कंसंट्रेशन है तो x/2 होने में t हाफ का समय लगता है, x/2 से और आधा होने में x/4 से फिर t हाफ का लगेगा, x/8 होने में फिर t हाफ का समय लगता है। तो 0.4 है, 0.4 से 0.2 जाएगा पहला टी हाफ, 0.2 से 0.1 जाएगा दूसरा टी हाफ, यानी टोटल टाइम टी हाफ प्लस टी हाफ यानी कि 2 टी हाफ। टोटल टाइम कितना हो गया 2 टी हाफ। अब उसके बाद हम बात करते हैं टी हाफ की वैल्यू निकाल दो। टी हाफ की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 बाई के की वैल्यू 4.62 इंटू 10⁻³ इजिकल टू 693 अपॉन 4.62 हो जाएगा। 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 1000 हो जाएगा इंटू 1000 हो जाएगा, यानी कि 693 अपॉन 4.62 कैलकुलेट करेंगे डिवाइड करके, थोड़ा सा मेहनत करके 153 अप्रॉक्सीमेटली आता है। 153 अप्रॉक्सीमेटली आता है, देन 2 टी हाफ हमारा आंसर होगा, यानी कि 153 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 306। हमने अप्रॉक्सीमेशन करके निकाला है, बट एक्चुअल आंसर 300 सेकंड आएगा। एक्सप्लेनेशन बढ़िया लग रहा हो तो भाई कर सकते हो, तुम जो मन करे वो कर सकते हो, बाकी क्या ही बोलूँ। बात है क्वेश्चन नंबर 67 की, तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल एंडोथर्मिक, पहले बोल दिया रिवर्सिबल है फिर बोला एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हायर देन द बैकवर्ड रिएक्शन। बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं इनका रिएक्शन क्या बोल रहे हैं। बोल रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो भी बोल रहा है एंडोथर्मिक है, यानी कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो एनर्जी लेगा, रिएक्टेंट एनर्जी लूज नहीं करेगा, एनर्जी लेगा तो ऊपर जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक, ये कितना, ये क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से रिएक्शन यहाँ जा रहा है ना फॉरवर्ड, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा एक्टिवेशन एनर्जी होगा। एंड जब बैकवर्ड आना होगा तो इसको यहाँ से बस इतना ही आना रहेगा, इतना आना रहेगा, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। एंड वही चीज़ इसमें बोला है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज हायर देन बैकवर्ड रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या बोला है स्टेटमेंट 2, इन अ रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वही सेम रिएक्शन है, रिवर्सिबल एंडोथर्मिक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करें ना तो नीचे से लेके भाई यहाँ तक जो एनर्जी होती है टोटल ना, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो भाई चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड रिएक्शन हो, या तो हम यहीं से देखेंगे जब ये चीज सेम है तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी सेम होगी, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी टू कन्वर्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम एनर्जी यहाँ से यहाँ तक चाहिए। अब मान लो रिएक्टेंट के पास इतना थी तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी लगी, अब रिएक्टेंट के पास इतना है तो एक्टिवेशन एनर्जी और कम लगेगी, बाकी थ्रेशोल्ड एनर्जी तो सेम रहेगी। तो बोला है यहाँ पे मोर देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो नहीं होगा, सेम होता है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। एक्सप्लेनेशन अगर करेक्ट लगा हो तो भाई फॉलो कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जल्दी ही केमिस्ट्री का सारा सोल्यूशन अपलोड हो जाएगा। बायोलॉजी एंड फिजिक्स का सोल्यूशन तो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, और क्या, अब चलते हैं फिर, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।